है कि आखिर ये डार्कनेट मार्केट कैसे हम भारतीयों को परेशान कर रखा है, कैसे देश के तरक्की में बाधक है, और सबसे बड़ी बात है कि कैसे युवा इस डार्कनेट मार्केट को बढ़ावा देकर खुद नशे के जाल में फंसता जा रहा है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि डार्कनेट मार्केट जो है यह और कुछ नहीं, यह ड्रग्स वगैरह जो होता है, ड्रग्स, ओपियम, ठीक है, ड्रग्स वगैरह का जो मार्केट है, ये ऐसा कानूनी बाज़ार, यानी ऐसा काला बाज़ार जो नशे के मार्केटिंग पर टिका हुआ है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि गोल्डन क्रिसेंट या गोल्डन ट्रायंगल शब्द किस व्यापार से जुड़ा हुआ है। तब सीधे सीधे इसका आंसर करेंगे कि यह ड्रग्स के मार्केट से जुड़ा हुआ है। डार्कनेट मार्केट किससे जुड़ा हुआ है? तो ड्रग्स के मार्केट से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये कि गोल्डन क्रिसेंट में कितने देश आते हैं, गोल्डन ट्रायंगल में कितने देश आते हैं, चलिए इसको भी देखेंगे हम लोग। तो इसको मैप के माध्यम से अगर देखें, चलिए बात हम लोग कर रहे थे डार्कनेट मार्केट की, तो उसमें हम लोग को इस मैप के माध्यम से देखना है गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन आते हैं। तो चलिए मैप के माध्यम से देखिए, तो आसानी से एक बार समझ में आ जाने से फिर दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले ये डार्कनेट मार्केट पूरा का पूरा इंडिया, ठीक है। चलिए अब डार्कनेट मार्केट में गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन है, तो चलिए देख लीजिए। तो यहाँ मैप के माध्यम से अगर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो देश का नाम जहन में आएगा वो होगा म्यांमार यानी वर्मा, अब नया नाम हो गया इसका, ठीक है। तो म्यांमार जो है ये गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, सीधे सीधे नहीं है। एक्चुअली ये भारत को मार्ग प्रदान करता है, मतलब म्यांमार के माध्यम से ही, म्यांमार देश से ही भारत में प्रवेश किया जा सकता है, इसीलिए म्यांमार को गोल्डन ट्रायंगल में जोड़ा जाता है। लेकिन जो गोल्डन ट्रायंगल में 3 देश आते हैं, चलिए उसको देख लीजिए। तो जो 3 देश, उसमें जो सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। ये क्या हो गया, तो बात हम लोग कर रहे थे गोल्डन ट्रायंगल के। तो गोल्डन ट्रायंगल में देश हो गए थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। मूलतः ये 3 देश को ही ट्रायंगल का हिस्सा माना जाता है, लेकिन अब म्यांमार को भी जोड़ दिया गया है, इसलिए क्योंकि इसी के माध्यम से भारत में ये डार्कनेट मार्केट, जो इंडिया जो डार्कनेट मार्केट बना हुआ है, वो इस म्यांमार देश द्वारा ही मार्ग प्राप्त करता है। मतलब म्यांमार के माध्यम से ही भारत में ये मार्केटिंग फल फूल रहा है। अब चलिए यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ क्या है गोल्डन क्रिसेंट। तो गोल्डन क्रिसेंट में सबसे पहले यहाँ देखिए अफ़गानिस्तान, समझ ही गए होंगे। अभी वर्तमान में ओपियम का सबसे ज़्यादा, अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक अफ़गानिस्तान ही है, ठीक है। ओपियम का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में कौन है? अफ़गानिस्तान। और यहाँ पाकिस्तान में भी अवैध तरीके से, या फिर वैध भी हो सकता है, वैध और अवैध तरीके से पाकिस्तान में ओपियम की बहुत खेती होती है। और ओपियम, पाकिस्तान का ओपियम कहाँ आता है? तो इंडिया का डार्कनेट मार्केट। और जो गोल्डन क्रिसेंट है उसका जो तीसरा प्रमुख देश है वो है ईरान, ठीक है। तो सबसे पहले जो समझना है मैप के माध्यम से वो ये है कि सबसे पहले जो पूछा जाता है कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन से देश है, तो थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। और गोल्डन क्रिसेंट में कौन से देश है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। गोल्डन ट्रायंगल स्वर्णिम त्रिभुज में कौन से देश है? थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, म्यांमार। और गोल्डन क्रिसेंट स्वर्णिम अर्धचंद्र में कौन से देश था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। चलिए मार्केट कौन सा हो गया? तो इंडिया एक बहुत बड़ा डार्कनेट मार्केट इसीलिए है कि अवैध तरीके से भारत में ड्रग्स या ओपियम को लाया जाता है, बेचा जाता है। और इसी तरह ये जो गोल्डन ट्रायंगल और क्रिसेंट है, ये फल फूल किसके बदौलत रहा है? तो भारत के विशाल डार्कनेट मार्केट के कारण। और ये डार्कनेट मार्केट का जो दायरा बढ़ता जा रहा है, सरकार प्रयास कर रही है किसी भी तरह से इसको नियंत्रित करने का। इसमें धीरे धीरे आंशिक रूप से सफलता मिल रही है, लेकिन वो समय दूर नहीं जब ये डार्कनेट मार्केट का खात्मा निश्चित रूप से होगा।
चलिए, तो अब ये जान लेना है कि ये जो डार्कनेट मार्केट है इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या अपनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो आप एक टर्म बार बार सुने होंगे, वह टर्म है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का। ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है उसका काम ही यही है क्या कि इस तरह के अवैध ड्रग्स या ओपियम के व्यापार को रोक लगाना, और ये बहुत ही मजबूती से इस काम को करती है। आप जनरली न्यूज़ में देखते होंगे कि मुंबई में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव है। बहुत सारी जो बॉलीवुड की फिल्में हैं उसमें आपको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जिक्र मिलेगा। हकीकत में भी आपको अखबारों में मिलता है। वो इसीलिए कि मुंबई, देखिए क्या होता है कि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, मनी का फ्लो मुंबई में है। जहाँ मनी का फ्लो है वहाँ जो ड्रग्स, ओपियम या फिर ऐसे विलासिता वाले नशा अपना जड़ जमा लेती है। जैसे देखिए कि जहाँ अशिक्षा होगा, जहाँ अवैध तरीके से गतिविधियाँ ज़्यादा होगी, उत्खनन हो या किसी तरह की अवैध गतिविधियाँ, वहाँ अपराध पनपता है। और जहाँ मनी का फ्लो ज़्यादा होता है वहाँ इस तरह का व्यापार पनपता है। ठीक है, डार्कनेट मार्केट जैसा। इसलिए आप देखेंगे कि मुंबई बहुत बड़ा, और मुंबई के बाद अभी पंजाब भी डार्कनेट मार्केट के रूप में बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि वहाँ पैसा है, मनी का फ्लो ज़्यादा है। इसीलिए ये चूँकि ड्रग्स जो है या ओपियम में काफ़ी महंगा नशा होता है, इसको निश्चित रूप से सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट प्रयास करें कंट्रोल करने का, और इसीलिए धीरे धीरे इसमें आपको आंशिक रूप से सफलता भी मिल रही है। लेकिन ये जानना जरूरी है हम लोग के लिए, डार्कनेट मार्केट क्या होता है, ब्लैक मार्केट क्या होता है, गोल्डन क्रिसेंट में कौन से देश है, गोल्डन ट्रायंगल में कौन से देश है, गोल्डन क्रिसेंट कौन सा देश है। दोस्त तो इन देशों में है ही, क्योंकि ये अपने यहाँ का ओपियम हमारे यहाँ भेजकर हमारे यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा। हमारे यहाँ के जो वाइट मनी है और एक नंबर धन है, वाइट मनी, मेहनत का पैसा, वो ड्रग्स और ओपियम के माध्यम से क्या लुटाया जा रहा है। और किसी न किसी तरह किंचित रूप से अंततः पैसा तो यही गोल्डन क्रिसेंट या गोल्डन ट्रायंगल वाले देशों के व्यापारियों के पास जा रहा है। तो ये गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन चलिए, बात हम लोग कर रहे थे नारकोटिक्स की। तो नारकोटिक्स का जो हमेशा हम लोग जहन में आता है या फिर अखबारों में पढ़ते हैं, बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा गया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ये है क्या। तो देखिए, इस तरह की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना, उसका नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। चलिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी काम क्या, इसका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम है ड्रग्स या ओपियम जैसे गतिविधियों पे कंट्रोल करना। आप देखोगे हमारा मुंबई में कुछ छापामारियों में ये बात, या फिर शाहरुख खान का लड़का वाला एक मामला था जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का या बहुत ही एग्रेसिव ये था, उसका ये था कि इसका एक रूल है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है इसका एक रूल बुक है। उस रूल बुक कहता है कि कोई कितना कंज्यूम कर सकता है या फिर कितना रख सकता है, कब कंज्यूम कर सकता है, कब रख सकता है, क्वांटिटी क्या हो क्या नहीं हो, या फिर कोई अगर कंज्यूम किया है और जितनी क्वांटिटी की होनी चाहिए उतना कंज्यूम किया तो फिर वो आया कहाँ से। तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट निश्चित रूप से जो ड्रग्स या ओपियम का जो आदि है उसको वो पूछताछ के लिए ऑब्वियस है कि वो अरेस्ट करेगी ही, या फिर पूछताछ होना स्वाभाविक है। तो नारकोटिक्स का कंट्रोल ब्यूरो का काम ही है कि इस तरह का अवैध गतिविधि को रोकना। और ये कब रुक सकता है, जब कंज्यूम करने वाले लोगों तक पहुँचे। डिपार्टमेंट अगर कंज्यूम करने वाले लोगों तक पहुँचे तो निश्चित रूप से रुकेगी। एक इसी तरह का डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ इंडिया में जो ड्रग्स, चूँकि नारकोटिक्स वगैरह में कुछ होता है कि बहुत ऐसे मेडिसिन होते हैं ना जिसमें कि इसके कुछ न कुछ परसेंट वो मिलीग्राम से भी कम में यूज होता है। वो मेडिसिन पर्पस से वो साइंटिफिक वे से यूज होता है। क्या एडवाइस जो भी वो कंपनी को जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट एडवाइस करते हैं, उस अकॉर्डिंग टू मेडिसिन कुछ तैयार होता है, इसमें कुछ मिलीग्राम्स तक होती है। तो इसके लिए भी क्या है कि उसको भी कंट्रोल करना, किसमें कितना होना चाहिए। जैसे आप सुने होंगे कि कुछ जैसे बहुत ऐसे कफ सिरप हैं जो कि बेचना अवैध है, उस पर रोक लगा दिया जाता है। तो ये जिम्मेदारी जो है, ये जिम्मेदारी द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन निभाती है। इसका हो गया द सेंट्रल CDSCO, द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की बात करें, द सेंट्रल ड्रग
स्टैंडर्ड, द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये ड्रग्स मतलब यहाँ क्या हुआ कि जो मेडिसिन वगैरह में अगर किसी तरह का यूज अलाउ है तो कितना होना चाहिए, या फिर उसका स्टॉक कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी देखने की जिम्मेदारी के लिए ये है द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। हम बात किसकी कर रहे हैं? इंडिया की। तो आप ये भी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन भी इससे चिंतित है। यूनाइटेड नेशन चूँकि वर्ल्ड वाइड ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड में ये देखने को मिलता है कि डार्कनेट मार्केट कई देशों की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दे रहा है। जी हाँ, तो इसलिए यूनाइटेड नेशन ने भी क्या किया कि यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जो ड्रग्स और उससे रिलेटेड क्राइम को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। उसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC। UNODC। देखिए क्या है ना कि यहाँ जो भी बातें हो रही है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है, न केवल एक स्टूडेंट को जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि हर सिविलियन को कि आखिर होता क्या है और क्यों ये जानना चाहिए, क्यों नहीं जानना चाहिए। अपने आप को इन्हांस या ग्रूम करने के लिए ज़रूरी है कि यू मस्ट हैव सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर माइंड। तो ये ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। आप अभी जानेंगे कि ये कितना मतलब क्या ये कितना दुर्भाग्यशाली है, या फिर सोचिए कि इसका प्रभाव या पहुंच कितना ज़्यादा होता है। कि आप जानते हैं कि इसका जो ओपियम है ना, ओपियम के लिए वार हो चुका है दो देशों के बीच। अभी अब बताएंगे कि एक बार नहीं दो बार, दो देशों के बीच एक बार नहीं दो बार हो चुका है। और इसका हेड क्वार्टर देख लीजिए, इसका हेड क्वार्टर जो है ना वियना में, ठीक है, HQ। जो जानना जरूरी है सब जानेंगे। तो बात हम लोग किसकी कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कि ड्रग्स जो ओपियम है, ओपियम के कारोबार की। मैं ये बता दूं कि जब इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा पीछे भी जाना पसंद करूंगा। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ब्रिटिश कालीन इंडिया था ना, उस समय ड्रग्स का जो था बहुत बड़ा कारोबार इंडिया में था और ब्रिटिश कंपनी इसके ऊपर कंट्रोल किए हुए थे। अब यूपी और बिहार में लार्ज स्केल में लाखों किसान ड्रग से ओपियम की खेती कराई जाती थी। फिर उसको फैक्ट्री में ड्रग्स बनाया जाता था और फिर इसको विदेशों में बेचा जाता था। और इंडियन ड्रग्स, ब्रिटिश काल में जो इंडियन ड्रग्स था कैसे चाइना को तबाह किया, अभी तुरंत 2 मिनट में आप जान जाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि चाइना के साथ और ब्रिटेन का 2 बार ओपियम युद्ध, अफीम की लड़ाई 2 बार हुई है, चाइना वर्सेस ब्रिटेन। देखिए तो देखिए इसको जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अफीम बहुत बार पूछा गया है। अफीम युद्ध, ओपियम वार। ये ओपियम वार जो है ना, इसमें 2 पक्ष है, एक चीन और दूसरा ब्रिटेन। ये ओपियम वार जो है ना, ओपियम वार देखिए क्या हुआ कि पहली बार 1839 में शुरू हुआ और 1839 से 1842 तक, दोनों बार का पहले देख लीजिए, 1839 से 1842 तक पहली बार। और फिर दूसरी बार बात करें तो 1856 से 1860, 1856 से 1860। अब देखिए क्या है इसके पीछे का स्टोरी, ये जान लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही आना चाहिए। तो देखिए अफीम युद्ध क्या है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन चाइना के साथ व्यापार कर रहा था। चाइना के साथ क्या ट्रेड कर रहा था? तो ब्रिटेन चाइना से ले रहा था क्या? तो सिल्क और टी, चाय और सिल्क।
ब्रिटेन ले रहा था। इसके बदले में क्या था कि ब्रिटेन को चीन को क्या देना था, तो चीन को देना था सिल्वर, ठीक है, मतलब चांदी देना था। तो क्या था कि ब्रिटेन जब चाइना के साथ व्यापार आरंभ किया तो उससे सिल्क और टी लेकर वो यूरोप में अलग अलग देशों के साथ ट्रेड किया, और इसके एवज में क्या था कि ब्रिटेन को उसको सिल्वर देना था। अब क्या था कि ब्रिटेन को ये सिल्वर देना अच्छा नहीं लग रहा था। ब्रिटेन को सिल्वर देना बिल्कुल पसंद है, क्योंकि ब्रिटेन के पास जो जमा स्टॉक सिल्वर था वो चाइना के पास जा रहा था ट्रेडिंग के कारण। और चाइना में क्या था कि चाइना में अफीम पर प्रतिबंध था, खुलेआम अफीम अलाउ नहीं था, ओपियम अलाउड नहीं था। तो क्या था कि वहाँ के लोग देखिए वहाँ के लोग क्या करते थे कि जो कोस्टल बेल्ट में चाइना के लोग रहते थे, जो ब्रिटेन के व्यापारियों के संपर्क में रहते थे, वो अफीम के प्रति बहुत एक्साइटेड थे। तो वो एक्साइटमेंट, ओपियम के प्रति काफ़ी एक्साइटमेंट का फ़ायदा ब्रिटेन ने उठाया और धीरे धीरे क्या किया कि अफीम का लत लगाना शुरू किया। किसे? जो चाइना के कोस्टल बेल्ट में रहते थे। तो चाइना के कोस्टल बेल्ट में रहने वालों को ब्रिटेन ने अफीम का लत लगाया। चाइना में ओपियम अफीम पर बैंड है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ब्रिटेन सिर्फ कोस्टल बेल्ट नहीं चाइना के अधिकांश भागों में ये अफीम का लत पहुंचाने में सफल हुआ। अब चाइना के लोग ही अफीम के कारण चाइना के जो राजवंश है उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। मतलब है कि ब्रिटेन ऐसी रणनीति कि चाइना अपने देश में अफीम के कारण कमज़ोर पड़ता गया, चाइना राजवंश कमज़ोर पड़ता गया। अब क्या था कि ब्रिटेन किसी भी शर्त में सिल्वर में ट्रेड नहीं करना पसंद कर रहा था, और वो अफीम का आदी बना चुका था, और चाइना के लोगों को अफीम पसंद आने लगा था, चूँकि वो कंज्यूम कर रहे थे और उसको ये उपलब्ध करा रहे थे। अब ब्रिटेन को जो अफीम मिल रहा था यह और कहीं से नहीं, हमारे इंडिया से मिलता था। और इंडिया में भी कहाँ से? तो यूपी एंड बिहार। मैं इसका कुछ इमेज जो है लाइब्रेरी में अवेलेबल है, उसका इमेज मैं डाल दूंगा। आप देखेंगे कि ब्रिटिश पीरियड में कैसे अफीम की खेती होती थी, कैसे फैक्ट्री में अफीम से ड्रग्स बनाए जाते थे, ड्रग्स को फिर किस रूप में भेजा जाता था, कैसे लाखों किसान इससे जुड़े हुए थे। और ब्रिटेन ने क्या, अफीम से जुड़े हुए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को क्या कि भारत के इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है। लेकिन बाद में रिसर्च में आया कि ये किसान को बुरी तरह से परेशान किया गया, और किसान जिससे कि खाद्यान्न मतलब खाने पीने की चीज़ें उत्पादित करना था, वो अफीम उत्पादन करने लगा। और धीरे धीरे स्वयं भी तो निश्चित रूप से अफीम का आदी भी बनना स्वाभाविक है। जो उत्पादन कर रहा है तो उसका आदत भी लगना स्वाभाविक हो सकता है। इसके बावजूद ये लार्ज स्केल में ओपियम का प्रोडक्शन ब्रिटिश पीरियड के इंडिया में हो रहा था, और उसी ओपियम से चाइना के साथ ट्रेड शुरू हुआ। और चाइना का जो राजवंश वो किसी शर्त में नहीं चाहता था, इसीलिए दो बार ओपियम वार हुआ। इसलिए इस वार का नाम ही ओपियम वार। अब है ना आश्चर्य की बात कि दो देश ओपियम के लिए वार कर रहे हैं, अफीम के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वो कौन? तो चाइना और ब्रिटेन। पहली बार 1839 से 1842 तक। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इसी 1839 से 42 के बीच में चाइना को जब पटकनी देता है ब्रिटेन, तो हांगकांग ब्रिटेन के पास चला जाता है। मतलब कि पहला अफीम युद्ध के बाद ही हांगकांग पर अधिकार किसका हो गया था? तो ब्रिटेन का हो गया था। और फिर जो दूसरा ओपियम वार होता है तो इसमें क्या होता है कि ब्रिटेन का साथ फ्रेंच को भी मिल जाता है। फ्रेंच और ब्रिटेन मिलकर क्या करता है कि चाइना के ऊपर आक्रमण करता है, और उसे सेकेंड ओपियम वार कहा जाता है। तो देखिए ये है ना कि नशा का जो कारोबार है ना, ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होता है। अवैध व्यापार को व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, उसका पुलिस फोर्स और सेंट्रल की विभिन्न एजेंसी। नार्कोटिक्स का तो भारत में बहुत बड़ा योगदान है। इस डार्क नेट मार्केट को कंट्रोल करना, रोकना बहुत बड़ा योगदान है नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का। इसलिए बार बार चर्चा में नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट आता है। और जब सारी बातें हो रही है तो चलिए थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट सनराइज के बारे में जान लेते हैं। अंत में ये प्रोजेक्ट सनराइज 2016 में जो देखिए, जो भी प्रोजेक्ट सनराइज, सवाल यही सब है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना है। ये प्रोजेक्ट
सनराइज जो है ना नॉर्थ ईस्ट में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 2016 में। देखिए ये प्रोजेक्ट सनराइज नॉर्थ ईस्ट में 2016 में चलाया गया था। इसमें क्या था कि आप देख रहे हैं कि गोल्डन ट्रायंगल से जो ओपीएम या ड्रग्स आ रहा है वो सीधे सीधे कहाँ पहुँच रहा है? तो वो पहुँच रहा है नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट को आदी बनाना बहुत आसान है, बस ओपीएम वार जैसा कि कम पैसे में लो, सबको आदी बनाओ और इसके बाद सारे लोग ट्रेड करने लगेंगे, तो फिर पूरा इंडिया मार्केट पूरा इंडिया का मार्केट तक पहुँच आसान हो जाएगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग, जो नॉर्थ ईस्ट के ऐसे नोटोरियस लोग, सारे नोटोरियस लोग जो इसके आदी हो गए हैं वो उसका ट्रेड भी करेंगे, तो भारत में आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो क्या हो रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में लोग इसके आदी होते गए, बहुत नोटोरियस लोग, युवा आदी होता गया। तो क्या हुआ कि वहाँ एक चलाया गया प्रोजेक्ट सनराइज। वहाँ क्या होता था कि जो ड्रग्स, ओपीएम ड्रग्स जो ले रहे थे लोग, तो उसमें क्या था कि इंजेक्शन जो होता है ना, वैन, डिस्पो वैन इंजेक्शन, उस एक ही इंजेक्शन से कई लोग ले लेते थे। क्योंकि नशा है, महंगा नशा है, तो एक इंजेक्शन से 10-20 लोग ले रहे हैं। तो उसमें क्या होता था कि नॉर्थ ईस्ट में एड्स फैलाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। किसका? इसी ड्रग्स का। कारण डिस्पोवैन। एक डिस्पोवैन से अगर 20 लोग ले रहे हैं और अगर गलती से किसी एक में एड्स का ये है तो 20 लोग एड्स का शिकार हो रहे हैं। इस तरह क्या था कि एड्स बहुत ही तेज़ी से नॉर्थ ईस्ट में फैल रहा था। जब इस ओर ध्यान गया वैज्ञानिकों का, मेडिकल सेक्टर के एक्सपर्ट्स का, तो फिर कि नहीं, इससे रोकना जरूरी है, तो फिर वहाँ चलाया गया प्रोजेक्ट सनराइज। प्रोजेक्ट सनराइज ये था कि किसी भी शर्त में यहाँ ड्रग्स को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि ड्रग्स अपने साथ साथ जानलेवा एड्स भी लेकर आ रही है।